हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स को। आज हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेटे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को कितने तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग मैटर की 5 स्टेट पढ़ते हैं, जिसके अंदर से पहली स्टेट थी सॉलिड। टोटल क्या क्या थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। और बता देता हूं, आज का लेक्चर जो होगा ये आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स लेकर के आएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है और फिर उसको एकदम से कंक्लूड कर देंगे, ताकि आपका एक क्वेश्चन जो है आपके सामने तैयार हो जाए। तो आइए बात करते हैं सॉलिड की। मैं पूछता हूं, आप सॉलिड से क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने सॉलिड का नाम लिया तो आप लोगों को एकदम से पिक्चर आपके माइंड में आई होगी कि मान लीजिए कोई आपका डस्टर हुआ, या फिर बोर्ड हुआ, चेयर हो गई, या फिर कोई टेबल हो गई। तो आपको एकदम से वो इमेजिन हुआ है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको सॉलिड को डिफाइन करना है किसी एक सिंगल वर्ड की हेल्प से, तो आप लोगों को वो वर्ड कौन सा होगा ये जानना पड़ेगा। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा बेटे, अगर सॉलिड को मुझे एक सिंगल टर्म से डिफाइन करना है तो मैं वर्ड यूज करूंगा बेटे रिजिडिटी। क्या वर्ड यूज करूंगा? रिजिडिटी। आइए समझते हैं रिजिडिटी क्या होती है। देखो बेटा, क्या होता है सॉलिड पार्टिकल के केस के अंदर आपके जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो धीरे 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 एक दूसरे के पास आते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई हर तरीके के पार्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं, तो यहाँ पर वो एक डेंस मास का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिजिड स्ट्रक्चर। और उसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे रिजिडिटी। तो आइए पूरे के पूरे सॉलिड को समझते हैं सिंगल वर्ड से, जिसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे कि सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिएगा बेटे, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो काफी पास पास होंगे। तो एक यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर डराइव कर लेते हैं, और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं बिल्कुल पास पास इन स्फीयर्स को यहाँ पर बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या है बेटे कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। किसके होता है बेटे? बिल्कुल ना के बराबर। तो आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं सॉलिड की। हेल्प किसके हेल्प से देखेंगे बेटे? रिजिडिटी की हेल्प से। तो देखिएगा बेटे, अगर कोई सब्सटेंस काफी ज्यादा रिजिड है तो उसकी शेप क्या होगी बेटे? उसकी शेप क्या होगी? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? शेप। आप लोग देख पा रहे होंगे पार्टिकल जो है बिल्कुल पास पास है और एक दूसरे के साथ काफी अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। तो ऑल सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। तो क्लियर है, कहां से निकाला? रिजिडिटी से। कहां से निकाला? रिजिडिटी से। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा होगा वॉल्यूम। क्या होगा बेटे? वॉल्यूम। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो हिल डुल नहीं पाएंगे। तो उनकी जो वॉल्यूम वाली बाउंड्री होती है वो डेफिनेट होती है। तो वॉल्यूम जो होगा उनका वो भी क्या होगा? डेफिनेट। तो ध्यान रखना, जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप भी डेफिनेट होती है, उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्लियर है बेटे? तीसरा जो हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है बाउंड्री। क्या है बच्चे? बाउंड्री। तो आप लोग देख चुके हैं बेटे, अगर शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, कहीं हिल-डुल नहीं रहा है, तो उसकी बाउंड्री भी क्या होगी बेटे? फिक्स। तो ध्यान रखना भाई, अगर कोई रिजिड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख जाए तो डेफिनेटली क्या है बेटे? सॉलिड है, जिसकी शेप क्या होगी? डेफिनेट। वॉल्यूम क्या होगी? डेफिनेट। और उसकी जो बाउंड्री होगी वो भी क्या होगी? फिक्स। अब क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से क्या आप उसको कंप्रेस कर पाओगे? क्या ये देखो, व्हाइट बोर्ड क्या आपका सॉलिड है? क्या आप इसको दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। तो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हमारा होगा कंप्रेसिबिलिटी। क्या होगा बच्चे? कंप्रेसिबिलिटी। तो जितने भी सॉलिड होते हैं
वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं भाई? इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। करिए ना बेटे। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है बेटे डेंसिटी। क्या होगा? डेंसिटी। आप लोग देख पा रहे हो एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसका एक डेफिनेट मास होगा, जिसका एक डेफिनेट क्या होगा बेटे? मास होगा, और एक डेफिनेट क्या है? वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बच्चे, डेंसिटी होती क्या है पहले समझते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी रेशियो होती है बेटे मास और वॉल्यूम की। तो डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी, डेंसिटी की बात जब भी करेगा तो डेंसिटी क्या होती है बेटे? रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे? D इक्वल टू एम बाई वी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटे? किलोग्राम। और वॉल्यूम की क्या होती है बेटे? मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चे? तो एसआई यूनिट डेंसिटी की क्या आई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सीजीआई यूनिट की मैं बात करूं तो वहां पर सीजीएस यूनिट के अंदर ग्राम हो जाता है और नीचे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग सीजीएस यूनिट में भी डेंसिटी को डराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप देख चुके हो। किसी भी सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बाउंड्री उसकी फिक्स होती है। कंप्रेसिबिलिटी की जब मैं बात करूंगा तो इनकम्प्रेसिबल नेचर का होता है। अगर डेंसिटी की बात करूंगा तो डेंसिटी में देखिएगा सॉलिड का मास क्या होता है बेटे? मैंने क्या बोला? जब वो रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है तो एक हाईली डेंस मास स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या होती है बेटे? हाई होती है। तो हाई डेंसिटी की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं वो हाईली डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम लोग पहली बात कर चुके हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये भी आप एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ कि सॉलिड हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बच्चे? अब दूसरी बात देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल बिल्कुल पास पास होंगे। पार्टिकल बिल्कुल पास पास होंगे तो उनके बीच का जो खाली जगह है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, और उस खाली जगह को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। उनको क्या बोला जाता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्योंकि हमारा यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो सॉलिड पार्टिकल के केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा बच्चे? बहुत कम होगा। क्लियर है बच्चे? अब क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिजिडिटी की वजह से काफी अच्छे से जुड़े होते हैं, हिलडुल नहीं पाते हैं, तो उनका जो डिफ्यूजन होगा बेटे, डिफ्यूजन क्लास लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड के केस में क्या होता है? जो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। वो पड़े पड़े अपनी जगह पर अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं? ओसिलेट या वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो इस वजह से जो 8th प्रॉपर्टी है बेटे वो है बेटा डिफ्यूजन। तो सॉलिड पार्टिकल के केस के अंदर आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो काफी कम होगा, इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सॉलिड के केस में डिफ्यूजन जो होगा वो मिनिमम होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक्सप्लेन की किसकी हेल्प से बेटे? सिर्फ एक सिंगल वर्ड की हेल्प से, रिजिड स्ट्रक्चर है। अगर रिजिड स्ट्रक्चर है तो शेप डेफिनेट होगी, रिजिड स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। अगर रिजिडिटी है तो उसकी बाउंड्री जो होगी वो फिक्स होगी। उसके बाद रिजिडिटी की वजह से मैं उसको दबा नहीं सकता, कंप्रेसिबल नेचर का नहीं होगा। उसके बाद डेंसिटी की जब बात करूंगा तो रिजिडिटी की वजह से उसकी जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफी ज्यादा होता है। उसके बाद
इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो बहुत कम होगा, उनके बीच में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होगा। और लास्ट है बेटे आपका जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन वहां पर आपका मिनिमम होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाएगा, तो आपको लेक्चर लास्ट तक देखना। क्लियर है बच्चे? तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हटा देता हूँ, बाकी हम लोग जब लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर भी हम लोग सेम बातें करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो आओ जरा देखते हैं। इससे पहले बेटे यहाँ पर कुछ टर्म आई है, तो वो टर्म आपसे कई बार पूछ लेता है, वो आपसे सीधा कह देता है डिफाइंड वॉल्यूम। क्या कह देता है बेटे? डिफाइंड वॉल्यूम, कि किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम को आप लोग किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो वॉल्यूम होता है बेटे स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सब्सटेंस। क्या होता है बेटे? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सब्सटेंस is called वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो आपको ध्यान रखनी है बेटे, लीटर होती है। क्या होती है? लीटर होती है। क्लियर है बच्चे? और अगर आपको ध्यान रखना है, 1 लीटर के अंदर आपके कितने एमएल होते हैं? 1000 एमएल। कितने होते हैं बेटे? 1000 एमएल। और आपको ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है ये? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ml होता है। क्या होता है बच्चे? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ml होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको याद करनी है ये चीज तो आप बोल सकते हो एक शीशी में 1 ml पानी आता है। क्या बोल सकते हो? एक शीशी में 1 ml पानी आता है। अगर डेसीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़े लीटर को तो कैसे करोगे? तो ध्यान रखना बेटे, 1 लीटर जो होता है ये आपका 10 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ध्यान रखना भाई, वॉल्यूम के बारे में जब भी आपसे पूछे आपको डिफाइन करना है वॉल्यूम को। क्या होती है वॉल्यूम? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या बोलोगे? लीटर। ऐसा यूनिट जब बोलेगा तो क्या बोलोगे? लीटर। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ml होता है। याद करने का तरीका क्या बताया? एक शीशी में 1 ml पानी आता है। उसके बाद 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सारी बातें आप लोगों को एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारी आती है वो आती है बेटे डिफ्यूजन से रिलेटेड। अब हमने बोला था कि जब डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? के क्या है बेटे? ये काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से आप लोग क्या समझते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते टाइम आपको रखना है बेटे, ध्यान रखना है, एनर्जी पोसेस्ड बाय एनी मॉलिक्यूल by virtue of its motion। किसी भी पार्टिकल के अंदर मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। या फिर मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है वो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटे? अगर एनर्जी की बात करूं यहाँ पर देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटे हाफ mv²। क्या होता है बच्चे? हाफ mv²। m क्या है बेटे? मास ऑफ मॉलिक्यूल, और v क्या है बेटे? उसकी स्पीड। क्या है बच्चे? स्पीड। तो इस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है काइनेटिक एनर्जी को। और डेंसिटी में आपको बता चुका हूँ, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी यूनिट थी बेटे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखना भाई, आपसे वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछ सकता है, डेंसिटी की डेफिनेशन पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पूछ सकता है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक सब क्लियर है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे किसको? लिक्विड्स को। तो लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो ध्यान रखना भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे? इंटर मोलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप बोलोगे भाई हाई होता है बट लेस देन सॉलिड्स। ठीक है बच्चा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपको पूछेगा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है ये थोड़ा सा क्या होता है बेटे, ज्यादा होता है, मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लेकिन जब हम लोग गैस पढ़ेंगे तो गैसेस के अंदर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और भी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अभी ऐड कर देते हैं बट लेसर देन गैसेज। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम को देखते हैं इस तरीके से। लिक्विड पार्टिकल के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हम लोग पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे। तो दूर दूर बना रहे हैं मतलब जो बीच में स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और ये क्या होता है बच्चे, ज्यादा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर इतनी रिजिडिटी नहीं आ पाती, इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाता। मान लो सॉलिड के केस में अगर ऐसे था तो लिक्विड के केस में ऐसे होता है, बिल्कुल हल्का सा वो आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं शेप की, तीसरी बात क्या है बच्चे, शेप की। तो आप बताइए लिक्विड की क्या शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है या इनडेफिनेट होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग दूध लेते हैं, अगर दूध को हम लोग पतीले में डालते हैं तो उसकी शेप ले लेता है, अगर किसी जग में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा, या किसी और बर्तन के अंदर डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो इससे हम लोगों को कंक्लूजन निकालना है कि जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। तो शेप इज नॉट डेफिनेट। तो फिर वॉल्यूम के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम के बारे में हम लोग बोलेंगे, फिर से वहीं पर जाएंगे कि हम लोग जब दूध लेते हैं तो हम लोग लेते हैं कि भैया 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, है ना। तो वो दूध जो होता है चाहे किसी बर्तन में डाल दो, लेकिन उसका वॉल्यूम तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हालांकि शेप बदलती रहती है लेकिन वॉल्यूम क्या रहा, फिक्स। इसलिए यहाँ पर जो लिक्विड्स होते हैं इनका वॉल्यूम जो होता है बच्चे वो फिक्स होता है। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो डेंसिटी। डेंसिटी के केस में आप लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास बाई वॉल्यूम। मास कैसे बना था, रिजिडिटी की वजह से, और यहाँ पर सॉलिड के कंपैरिजन में मास थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उनका जो रिजिडिटी थी वो थोड़ी सी कम होती है, इसलिए डेंसिटी जो होती है लिक्विड की वो थोड़ी सी कम होती है, किससे, लेसर देन सॉलिड्स। क्लियर है बच्चे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस के बाद हमने देखा क्या, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी। बाउंड्री की बात करें, अभी देखा भाई किसी भी बर्तन में डालो उसी की शेप ले लेंगे, तो बाउंड्री भी हमारी फिक्स नहीं होती। तो बाउंड्री में क्या लिखोगे, नॉट फिक्स्ड। उसके बाद बेटे सिक्स्थ पॉइंट की अगर, सेवंथ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डिफ्यूजन। अब लिक्विड के अंदर क्या होती है बेटे, टेंडेंसी होती है लिक्विफाई होने की या फिर बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लिक्विड को आप लोग अगर जमीन पर डाल दोगे तो धीरे धीरे वो बहना शुरू कर देता है। कारण क्या है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल थे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो वीक होगा। क्लियर है बच्चे। ये सारी बातें आपको बिल्कुल सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर देंगी। तो डिफ्यूजन में क्या बोलोगे बेटे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion is greater than solids but lesser than गैसेज। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग डिफ्यूजन को भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है बेटे, डिफ्यूजन के बारे में आप लोगों को एक तो पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या दोगे, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिफ्यूजन आपका डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ डिफ्यूजन। क्या हेडिंग डाल रहे हैं भाई, डिफ्यूजन। क्लियर है बच्चे। तो आओ देखें डिफ्यूजन को क्या होता है। डिफ्यूजन इज movement of constituent particle मतलब जिससे वो मिलके बना है, constituent particles from high concentration to
लो कंसंट्रेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था अगरबत्ती का कि जहां पर अगरबत्ती जलाई वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है टाइम के साथ साथ उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। तो यहीं से कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर डिफ्यूजन जो होगा हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। उसके बाद आता है बेटे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या आता है बच्चे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, पहला जो फैक्टर होता है वो होता है डेंसिटी। क्या होता है बच्चे? डेंसिटी। जितनी ज्यादा सब्सटेंस की डेंसिटी होगी उतना ही कम डिफ्यूजन होगा, क्योंकि उसका देखो डेंसिटी में क्या आता है बच्चे? डेंसिटी में क्या आता है? ऊपर मास आता है, नीचे वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होती है मास के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितनी हैवी डेंसिटी होगी उतना मतलब ज्यादा उसका मास होगा, और जितनी ज्यादा भारी चीज होगी वो उतना ही कम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। तो डेंसिटी जो होती है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन रेट के। क्लियर है बच्चे? तो आपको पहला फैक्टर समझ में आया कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद सेकंड है बेटे टेम्परेचर। जो सेकंड फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करता होगा वो क्या होगा बच्चे? टेम्परेचर। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको बोला था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे उतना ही वो फ्रेगनेंस जो होगी वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। क्लियर है बच्चे? उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर के अंदर। तो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। क्लियर है बच्चे? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी। और तीसरा जो लास्ट फैक्टर है बेटे फिजिकल स्टेट। क्या है बच्चे? फिजिकल स्टेट। तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेसिस पे हम लोग डिफ्यूजन को कैसे बताएंगे। तो आपको बताना है बच्चे फिजिकल स्टेट के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है? गैस के अंदर। उसके बाद बच्चे लिक्विड के अंदर, उसके बाद सॉलिड्स के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसका रीजन देना तो आप बोलोगे कि गैसेस जो होती हैं इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा बहुत ज्यादा होगा। तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से काफी दूर दूर है, और हर एक पार्टिकल की एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो फटाफट मूव करना शुरू करेगा। और फटाफट मूव करना शुरू करेगा मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू करेगा, और जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है मतलब उसका क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। लिक्विड के केस में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है बेटे? थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम किसमें होता है? गैस के अंदर। उसके बाद लिक्विड में, फिर सबसे ज्यादा किसमें होता है? उसके अंदर, सॉलिड के अंदर। क्लियर है? तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा कम होगा। तो फिजिकल स्टेट में आप लोग बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन के। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफ्यूजन को। क्या बोला? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उसके बाद देखा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट कर रहे हैं? पहला फैक्टर देखा क्या? डेंसिटी। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन रेट। उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या देखा? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। थर्ड फैक्टर क्या देखा बच्चे? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या? गैस, लिक्विड और सॉलिड। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में। कारण क्या बताओगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन लेफ्ट टू राइट जाते टाइम कम हो रहा है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आइए दो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे डेंसिटी के ऊपर और एक करेंगे टेम्परेचर के ऊपर, कि किस तरीके से डेंसिटी जो होती है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, और किस तरीके से आपका टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। क्लियर है बच्चे? तो मार्कर गिर गया तुम्हारे सर का। तो आइए पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या बताना है? आपको बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हैविंग, लिख देता हूं भाई, टू डिटरमाइन रेट ऑफ डिफ्यूजन
of two liquids having different densities। क्लियर है बच्चे? आपके पास दो लिक्विड होंगे, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होंगी, तो आपको कंपेयर करना है उनकी डिफ्यूजन रेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बच्चे। सपोज कीजिए पहला जो लिक्विड है वो मैं ले लेता हूँ इंक। क्या ले लेता हूँ बच्चे? ब्लू इंक। क्या ले ली बेटे? ब्लू इंक। और जो दूसरा मेरा लिक्विड है वो मैं ले लेता हूँ हनी। हनी बोले तो शहद। दूसरा लिक्विड क्या ले लिया बच्चे? हनी। तो मैंने क्या किया, दो बीकर ले लिए। एक बीकर के अंदर मैंने डाल दिया 50 ml वाटर, और ठीक ऐसे ही दूसरे बीकर के अंदर मैंने डाल दिया दूसरा 50 ml पानी। क्लियर है बच्चे? दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया। उसके बाद पहले बीकर के अंदर मैंने डाल दिया इंक। इंक डालने के बाद सेकंड बीकर के अंदर मैंने ऐड कर दिया हनी को। क्लियर है? अब क्या होगा, मैं इस सेटअप को कुछ टाइम के बाद या मान लो एक दिन के लिए मैं रख के चला जाता हूँ, और मैं जब वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ इंक जो होती है वो इस सॉल्यूशन के अंदर काफी अच्छी तरीके से डिफ्यूज हो जाती है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, पूरा जो सॉल्यूशन होगा ये आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा बच्चे? ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है, हनी जो होता है, हनी का डिफ्यूजन उतना ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर देखा कि दोनों ही लिक्विड हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंस क्यों? तो इसका कारण है बेटे डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है हनी के केस में क्या होती है बच्चे? ज्यादा। तो हनी के केस में हाई डेंसिटी होती है, और इंक के केस में आपकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है? अगर दोनों की डेंसिटी कम ज्यादा है तो आप लोगों को पता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, और जिसकी डेंसिटी कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। तो इस वजह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर डेंसिटी में डिफरेंस है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के अंदर भी आपका डेफिनेटली वहां पर डिफरेंस जरूर होगा। क्लियर है बच्चे? आपको क्या ध्यान रखना है? आपको एक कीवर्ड ध्यान रखना है, आप ऐसे याद कर सकते हो, हायर द डेंसिटी lesser will be rate of diffusion। क्लियर है बच्चे? तो एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था? टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। अब सेकंड जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे बेटे टेम्परेचर के ऊपर। तो आप यहां पर लिखोगे बेटे टू डिटरमाइन diffusion rate is affected by temperature। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले 50 ml के दो बीकर चाहिए। उसके अंदर हम लोग थोड़े से अमाउंट के अंदर वाटर ऐड कर लेते हैं। मान लो ये हमारा वाटर है, कुछ भी मान लो भाई 20 ml है। उसके बाद दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर भी सेम हमने क्या डाला? 20 ml वाटर। लेकिन दोनों टाइप के वाटर इस बार डिफरेंट है बेटे। यहाँ पर जो वाटर है ये आपका कोल्ड वाटर है, और ये जो वाटर है ये आपका हॉट वाटर है। अब दोनों में क्या करना है अपने को? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ऐड करने हैं। क्या डालना बेटे? दोनों में कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है आप लोग जब डाल दोगे, डालने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, जो कॉपर सल्फेट का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो हॉट वाटर के अंदर जल्दी होता है। कारण क्या होगा बच्चे? देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मतलब क्या? पार्टिकल फटाफट मूव करेंगे, और फटाफट मूव करेंगे तो उनकी जो डिफ्यूजन रेट होगी वो भी बढ़ जाएगी। इस वजह से जो टेम्परेचर होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी डिफ्यूजन की रेट बढ़ती जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो डिफ्यूजन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप का जो पार्टिकल रहता है वो रहता है बच्चे गैसियस पार्टिकल। क्या रहता है?
गैसियस पार्टिकल। तो आओ फटाफट से देख लेते हैं, गैस के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो तीसरे टाइप के हमारी स्टेट है वो है गैस। और गैस के अंदर आप लोग सबसे पहले बात करोगे बेटे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। किसकी बात करोगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? गैसेस के अंदर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो गैस के जो पार्टिकल होंगे काफी दूर दूर होंगे। तो इसका मतलब क्या? इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो गैसियस पार्टिकल के अंदर मैक्सिमम होगा। क्लियर है बच्चे? तो आपको ध्यान रखना है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यहाँ पर मिनिमम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी बच्चे? मैक्सिमम। उनको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर उसके बाद अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा बच्चे? वो होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या होगा बच्चे? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन की जब भी मैं बात करूंगा तो उनके बीच में रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होगा। कारण क्या? इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम है, पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, कोई यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए बाउंड्री क्या होती है बेटे? फिक्स नहीं होती। गैस के पार्टिकल्स होते हैं एकदम से फटाफट मूव करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं शेप और वॉल्यूम की, अगर आपको ध्यान हो मैंने क्या बोला था कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है तो इसकी जो शेप और वॉल्यूम होती है ये भी फिक्स नहीं होती। कारण क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बच्चे? रिजिडिटी नहीं आ पाती है। अब कंपैरिजन करना पड़ेगा बेटे हम लोगों को। कंपैरिजन क्या करना पड़ेगा? देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो आपको बताना पड़ेगा सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में और फिर आपका गैस के अंदर। लेकिन मैं अगर पूछता हूं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, सारी चीजें इकट्ठी लिख लेते हैं भाई, है ना? दोबारा लिख देते हैं, अच्छे तरीके से लिखेंगे, है ना? 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगी। सबसे पहले बच्चे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो आपको बोलना है सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर। फिर दूसरा पूछता है इंटरमोलिकुलर स्पेस के ऑर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगा वो सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड के अंदर और फिर सॉलिड के अंदर। क्लियर है बच्चे? इसके अलावा आपसे बहुत सारी चीजें और पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है बताइए कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तीसरा क्या पूछ लेगा भाई? कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर। तो कंप्रेसिबिलिटी के ऑर्डर में आप सबसे ज्यादा किसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है? गैस के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर तो चलो समझ में आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो आपका गैस में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में कम होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी में गैस और लिक्विड को हम लोगों ने कैसे मेजर किया? एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ बेटे। आपको क्या करना है, आपको एक सिरिंज ले लेनी, ठीक है बेटे? एक सिरिंज आपको इस तरीके से ले लेनी है। ये मान लो कोई सिरिंज ले ली और यहाँ पर मैंने डाल दिया रबर कॉर्क। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, जो सिरिंज का ये पिस्टन है यहाँ पर मैं वैसलीन डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? वैसलीन डाल देता हूँ ताकि जो मूवमेंट है पिस्टन की आराम से हो जाए। और यहाँ पर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर देता हूँ? वाटर। तो ये मैंने पहले सिरिंज के अंदर क्या डाल दिया? लिक्विड वाटर। क्लियर है बच्चे? उसके बाद मैं एक सिरिंज और ले लेता हूँ और इस सिरिंज के अंदर मैं क्या करता हूँ, अब की बार यहाँ पर गैस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बच्चे? गैस ले लेता हूँ। और यहाँ पर भी क्या होगा, इसको भी ऐसे ही बना लो।
क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर फिर से कोर्क लगाऊंगा ताकि कोई चीज बाहर ना निकले, और यहाँ पर मैं एयर भर देता हूँ। क्या भर देता हूँ बच्चे? एयर। और आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, 78% है ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए एयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, तो 21% होती है। CO2 की भी पूछ सकता है, नाइट्रोजन की भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये लिक्विड वाटर, ये एयर भरा। तो अब आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स लगाने की वजह से पिस्टन की मूवमेंट लिक्विड के केस में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चे, पिस्टन जो होगा ना वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा। मतलब एयर के जो पार्टिकल थे उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा था। अब स्पेस बहुत ज्यादा है, जैसे मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो पास 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 आ रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया तो बिल्कुल पास पास आ गए, पास पास आ गए मतलब वो कंप्रेस हो गए। तो यही कारण है जो गैस होती है, गैस के अंदर लिक्विड से ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। एक ऑर्डर ये बन जाता है, कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर बताइए, गैस, लिक्विड और सॉलिड। मैक्सिमम होता है गैस के अंदर, सबसे कम होता है सॉलिड के अंदर। उसके बाद लास्ट पूछ लेता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से वही बोलेंगे, गैस के अंदर सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड के अंदर, फिर सॉलिड के अंदर। कारण क्या बताओगे? कारण बताओगे सर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, इसके अंदर कम होगा। और दूसरी बात क्या बता सकते हो? डेंसिटी, कि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, लिक्विड की ठीक ठाक होती है, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और हम लोग देख चुके हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन ज्यादा सही रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप लोग इसको एक्सप्लेन करो। क्लियर है बच्चे? तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। देखो बेटे काफी इंपोर्टेंट लेक्चर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। पूरे मार्क्स लाने हैं तो भैया इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, चीजों को छोटी छोटी चीजों के अंदर तोड़ना पड़ेगा। किस लाइन से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इस लाइन से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों टाइप की फिजिकल स्टेट को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ फिजिकल स्टेट की तरफ। और फोर्थ फिजिकल स्टेट हमारी क्या है बच्चे? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा भैया प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। क्लियर है? मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए जो नियोन बल्ब होते हैं उनके जो अलग अलग कलर के बल्ब आ गए बेटा मार्केट के अंदर, आप लोग देख चुके हो ना। उसके बाद मैं आपसे पूछूं तारे क्यों चमकते हैं, बिजली जब कड़कती है तो बिजली क्यों चमकती है, सबका कारण एक ही है बेटे, और वो रीजन है प्लाज्मा स्टेट। क्या है बच्चे? प्लाज्मा स्टेट। क्या होता है देखो, जो भी मान लो आपका स्टार वगैरह है, स्टार के अंदर क्या होती है बेटे आपकी नोबल गैसेज होती हैं, मान लो हीलियम हो या नियोन होती है। तो जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये जो गैस के पार्टिकल होते हैं ये हाईली आयनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? हाईली आयनाइज हो जाते हैं। और हाईली आयनाइज होकर के ये हाईली एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में जब ये चले जाते हैं, हाईली एक्साइटेड स्टेट में जब ये चले जाते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी पार्टिकल हो, वो अनस्टेबल फील करता है। क्या करता है बच्चे? अनस्टेबल फील करता है। अब क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी ली तभी एक्साइटेड स्टेट में गए। अब एक्साइटेड स्टेट में जाते ही इन्होंने फील किया कि ये लोग अनस्टेबल हैं, तो ये वापिस से क्या करना चाहेंगे? अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आना चाहेंगे जिसमें ये ओरिजिनली प्रेजेंट थे, है ना। अब ये जब जिस स्टेट के अंदर ये वापस आएंगे, पहले एनर्जी लेके एक्साइटेड में गए, जब वापस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेंगे? इमिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो इमिशन होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। क्लियर है? अब कलर जो होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैस के ऊपर कि किस तरीके की गैस आप लोग वहां पर यूज कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा स्टेट के अंदर आपकी जो नोबल गैसेज होती हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहां पर वो क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है। और आयनाइजेशन की वजह से वो हाईली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और वो फिर बाद में जब वापस से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का इमिशन करती है, और वो एनर्जी जो होती है वो विजिबल रेंज के अंदर होती है। कलरफुल आपका जो कलर है वो आपका क्या होगा? इमिट होगा, और सब्सटेंस होगा वो आपको कलरफुल दिखेगा। क्लियर है बच्चे? प्लाज्मा स्टेट अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन भी आ चुकी है, आप इस तरीके से इसको डिफाइन
कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा लास्ट स्टेट के ऊपर। लास्ट स्टेट हमारी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है बच्चे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लास्ट डेफिनेशन आज की बेटे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप लोगों को डिफाइन करना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। किस तरीके से डिफाइन करोगे? देखो बच्चे क्या होता है, आप लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक मान लो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी होगी भाई? क्योंकि टेम्परेचर देने से वेलोसिटी बढ़ती है। अगर किसी को आग लगाओगे तो वो क्या करेगा? भागेगा, है ना। अगर मैंने किसी को टेम्परेचर दे दिया तो वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी बढ़ी मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब जरा उल्टा सोचो बेटे, यहाँ पर क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है और टेम्परेचर अप्रोक्स एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। किसके इक्वल होता है बच्चे? -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर इतना कम कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। जो पार्टिकल दूर 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 मूव कर रहे थे वो धीरे 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 पास आना शुरू कर देंगे और पास आकर के वो एक कंडेंसेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे, उसको बोला जाता है कंडेंसेट। अब क्योंकि बोस आइंस्टीन ने दिया तो इसका नाम क्या हो गया बच्चे? बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है बेटा? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को आप लोग डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे कि लो टेम्परेचर होता है नियर टू अबाउट एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टिकल की बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। इसकी वजह से पार्टिकल जो होते हैं वो पास पास धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से वहां पर एक डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर जाता है जिसको हम लोग कंडेंसेट के नाम से बोलते हैं। और साइंटिस्ट था अपना बोस आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन ने जब इस कंडेंसेट को देखा तो उन्होंने नाम दे दिया इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये होती है हमारे 5 स्टेट मैटर की। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की डेफिनेशन लिखनी हो तो आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। ठीक है बच्चे? तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।